क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रिपोर्ट भी नहीं करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला की नहीं है, मगर बावजूद इसके आज विधानसभा में वो समक्ष भारत से जो मारे गए पर्यटक हैं उनके रिश्तेदारों से माफी मांग रहे थे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी सुरक्षा को लेकर है, देश के गृह मंत्री, उनका एक भी शब्द सामने उभर कर नहीं आया है सिवाय ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उनके बयान के अलावा। ना उन्होंने पत्रकारों से बात की है, ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं जानता हूं कि आपके पार्टी में अधिकतर लोग नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी कि सीधा ईश्वर से उनका नाता है, इसलिए माफी मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मगर मामला क्या है, क्या नहीं हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए, कुछ स्पष्टीकरण तो दिया जाए। गलती क्यों हुई उसको लेकर स्पष्टीकरण तो दिया जाए। आप सार्वजनिक मंच पर आइए अमित जी, और देश की जनता से माफी मांगिए। आप सार्वजनिक मंच पर आइए और बतलाइए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। आप सार्वजनिक मंच पर आइए और आम कश्मीरी, आम भारतीय में यह विश्वास जगाइए कि आगे से ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको आना चाहिए, मगर आप खामोश हैं। माफी कौन मांग रहा है? वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी ही नहीं है सुरक्षा को लेकर। जी हां, आज लगभग हर कश्मीरी जो है इस घटनाक्रम के लिए माफी मांग रहा है, मगर एक पूरा प्रचार तंत्र है जो कश्मीरियों को बदनाम कर रहा है। सबसे पहले सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। क्योंकि उस दिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मैं भी पुलिस कंट्रोल रूम पर मौजूद था जब हमने 26 लोगों को वहां पे श्रद्धांजलि पेश की। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? माफी किसको मांगना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक बहुत ही कड़ा प्रस्ताव पारित किया है? इस प्रस्ताव में इस आतंकवादी हमले की आलोचना भी की गई है और साथ ही तमाम सरकारों से अपील की गई है कि कश्मीरी विद्यार्थियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि आप जानते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जश्न मना हो या कश्मीर घाटी में जश्न मना हो। लोगों की आंखों में आंसू हैं, मगर बावजूद इसके कश्मीरी विद्यार्थियों पर हमले किए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात, जिस सरकार की जिम्मेदारी है, चलिए अमित शाह न सही, एलजी साहब, मनोज सिन्हा, कम से कम उन्हें तो सामने आना चाहिए था, क्योंकि पुलिस आपको रिपोर्ट करती है मिस्टर सिन्हा। बावजूद इसके आप इसके खामोश हैं। आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं अंदर से खोखला महसूस कर रहा हूं, मैंने ही इनको बुलाया था और आज इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया। इनको जरूरत नहीं थी माफी मांगने के लिए, मगर इंसानियत के नाते, जी हां, इंसानियत के नाते आज उमर अब्दुल्ला माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं निहायत ही खोखला महसूस कर रहा हूं। सुनिए उमर क्या कह रहे हैं। हम में से कोई इस हमले के साथ नहीं है। इस हमले ने हमें अंदर से खोखला किया, लेकिन इस हमले ने, क्योंकि हर खराबी में कहीं ना कहीं हमें कोई रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत मुश्किल है इन हालात में वो रोशनी ढूंढना, लेकिन स्पीकर साहब, पहली मर्तबा 26 साल में मैंने जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद लोगों को इस तरह बाहर आते हुए नहीं देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं
और आज सरकार ने कई कदम उठाए। मसलन जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है, इन तमाम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसमें ऐसे कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी फंस गए हैं जिनका कंटेंट पॉलिटिकल नहीं था, जो राजनीतिक बातें नहीं करते थे, जो भारत के खिलाफ जहर भी नहीं उगलते थे। मगर आप जानते हैं दोस्तों, ऐसे हालात में जब जंग जैसे हालात होते हैं तो इस तरह की कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो कई ऐसे चैनल्स हैं जिन पर पाबंदी लगा दी गई है जो उस तरह का जहर नहीं उगलते थे। तो यह कदम जरूर उठाया गया, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच जाएगी? आज मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं और उन तर्कों से कोई बच नहीं सकता है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर यह शाहिद आफरीदी, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, यह व्यक्ति खुलकर पाकिस्तान में कह रहा है कि इस हमले के लिए खुद भारत सरकार जिम्मेदार है। इसने क्या कहा कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा, मगर इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों। इन तस्वीरों में आप शाहिद आफरीदी को देख रहे हैं अनुराग ठाकुर के साथ, और बात यहां नहीं रुकती, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं शाहिद आफरीदी को अमित शाह के बेटे के साथ। कल्पना कीजिए अगर इसी तरह से शाहिद आफरीदी ने कांग्रेस के किसी नेता के साथ फोटो खिंचवाई होती। मैं जानता हूं राजीव शुक्ला हैं, मगर सोचिए अगर राहुल गांधी के साथ, क्योंकि राहुल गांधी भी एक जमाने में क्रिकेट देखने जाया करते थे, मगर अगर शाहिद आफरीदी की फोटो कांग्रेस के किसी बड़े नेता के साथ होती, मैं राजीव शुक्ला की बात नहीं करता हूं, मैं उन्हें गंभीर राजनेता नहीं समझता हूं, मगर अगर राहुल गांधी के साथ होती या कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता के साथ होती, तो क्या आप सोच सकते हैं इस वक्त गोदी मीडिया में क्या बवाल चल रहा होता? शाहिद आफरीदी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, मगर यह तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। सुनिए शाहिद आफरीदी ने भारत के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ दरअसल कहा क्या। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस इस पर हमलावर है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर, वो कहती हैं, इस घटिया आदमी की वाहियात कोरी बकवास सुनिए और फिर याद कीजिए यह अमित शाह के शहजादे और अनुराग गोली मारो ठाकुर के साथ कैसे चोचें लड़ाता है। मैं फिर आपसे कहता हूं दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर शाहिद आफरीदी के साथ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता होता, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा के प्रचार तंत्र ने कितना जहर उगला होता। और इस प्रचार तंत्र की क्या बात करें, निशिकांत दुबे का यह गुर्गा है, यह चमचा है जो मिस्टर सिन्हा के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं इस व्यक्ति ने हमारे सुरक्षा कर्मियों से जुड़ी जानकारी लीक कर दी, उनके फोन नंबर्स लीक कर दिए। कायदे से इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था, मगर नहीं साहब, चूंकि प्रधानमंत्री अमित शाह निशिकांत दुबे इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा, जहरीले प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाता है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह दोहरे मापदंड क्यों? कांग्रेस ने यूट्यूब चैनल्स पर जो पाबंदी लगाई है उस पर भी टिप्पणी की है, मगर कांग्रेस एक और मुद्दा उठा रही है जो मैं पिछले कुछ दिनों से आपके सामने रख रहा हूं। सुप्रिया सुनीत क्या कहती हैं, इस पर गौर किया जाए। वो कहती हैं, सरकार ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन किए, बहुत बढ़िया, अब सरकार हमारे न्यूज चैनल्स पर आ रहे पाकिस्तानियों पर भी तुरंत बैन लगाए। सस्ती टीआरपी के चक्कर में जितने भी मीडिया चैनल पाकिस्तानियों को बुलाकर हमारे वतन के खिलाफ बोलने के लिए मंच देते हैं, वो देशद्रोह है। चलिए, सुप्रिया सुनीत एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है, मैं इसे देशद्रोह नहीं कहूंगा। मुद्दा यह नहीं है, इन वाहियात पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को एबीपी न्यूज, आज तक, रिपब्लिक न्यूज बुलाता है, मगर जब वो जहर उगलते हैं तो उसका जवाब इनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जहर का जवाब देने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। गोदी मीडिया के जितने भी गुल्लू और कालू हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई अधूरी है, इनका रिसर्च, इनकी जानकारी सतही है। इसीलिए पाकिस्तान का कोई एक्सपर्ट जब कुछ भी बकवास करता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होते। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, अब तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पाकिस्तानी गेस्ट पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई है? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और उससे भी बड़ी बात, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बाकायदा एक दिशा निर्देश जारी किए थे और उन दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन लगातार गोदी मीडिया कर रहा है। और यह दिशा निर्देश सेना के ऑपरेशंस को लेकर थे। मगर सेना क्या करने वाला है, 48 घंटे में क्या कर सकता है, 24 घंटे में क्या कर सकता है, यह सारी जानकारी जी न्यूज अपने कार्यक्रम में दे रहा था। लगाम लगाइए इन पर। मैं कांग्रेस की तरह इन्हें देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर ये वो लोग हैं जो लगातार देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन पर लगाम रखिए, ये लोग सुधर जाएंगे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कैसे। अभी रिपब्लिक बांग्ला में एक एंकर खुलकर धर्मनिरपेक्षता को गाली दे रहा था, सेक्युलरिज्म को गाली दे रहा था। वो सेक्युलरिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। जैसे ही उस पर एफआईआर हुआ, चैनल के तेवर बदल गए। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जब इन पर एफआईआर हुई तो उसके बाद ये लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने लग गए। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए। अब चैनल कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर पाकिस्तान का मुकाबला करेंगे। अरे भाई, अभी 2 दिन पहले तुम धर्मनिरपेक्षता को गाली दे रहे थे, अब ये यूटर्न कैसे मार लिया? कहने का अर्थ साफ है, अगर सरकार लगाम लगाएगी इनके जहर पर तो इन्हें झुकना पड़ेगा। मगर हां, इसके बहाने सरकार कहीं पत्रकारों पर ही अंकुश ना डाले। हालांकि वो तो चल ही रहा है इतने दिनों से। लगाम लगाइए अपने नेताओं पर। हर गुजरते दिन के साथ इनके नेता जहर उगल रहे हैं। जी हां, लगातार उगल रहे हैं और कायदे से ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश के खिलाफ है। मसलन निशिकांत दुबे, इस व्यक्ति ने यह सुझाव दिया कि बांग्लादेश को जो गंगा का पानी जा रहा है उस पर रोक लगा दिया जाए। इस वक्त जंग जैसे हालात बन रहे हैं दोस्तों। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमें अपने तमाम पड़ोसियों को अपना जानी दुश्मन बना देना चाहिए? बांग्लादेश के साथ हालात वैसे भी तनावग्रस्त हैं। मैं समझ सकता हूं कि अगर बांग्लादेश से हमारा युद्ध शुरू हो जाता है तब आप ऐसा कुछ करें, मगर ऐसे मौकों पर कुछ भी अनर्गल बोलना, यानी कि इस व्यक्ति को मंत्री पद चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे घास नहीं डाल रहे हैं, तो ये कुछ भी बकवास कर रहा है। और बकवास की फहरिस्त में एक और बकवास सुनिए निशिकांत दुबे की। क्या कह रहे हैं इस पर गौर कीजिए। यह कह रहे हैं कि करीब 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां इस वक्त भारत के अंदर हैं। यह आंकड़ा इनके पास कहां से आया? सांसद है कहने को, जब इतना बड़ा दावा कर रहे हो तो कम से कम आंकड़ा भी तो दो ना। यह आंकड़ा कहां से आया कि 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां भारत में हैं? इनका बयान आपके स्क्रीन पर। पाकिस्तानी आतंकवाद का एक नया चेहरा अब सामने आया। लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़की भारत में शादी कर हिंदुस्तान में रह रही हैं। आज तक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली। अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे? यह आदमी कह रहा है कि भाई, जो पाकिस्तानी अपनी बेटियां हिंदुस्तान में ब्याह देते हैं, या फिर जो हिंदुस्तानी अपनी बेटियां पाकिस्तान में ब्याह देते हैं, या लड़के ब्याह देते हैं, जो भी है, वो सब देशद्रोही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आंकड़ा है 5 लाख का, ये कहां आया? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जिनकी शादियां हुई हैं, अब आप उसे आतंकवाद के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कोई तो हद होनी चाहिए, कोई ना कोई सीमा होनी चाहिए। तमाम सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं ये, तमाम लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एक सांसद को ऐसी वाहियात बकवास करनी चाहिए? क्योंकि इसी सांसद के एक चमचे ने हमारे सैनिकों से जुड़ी जानकारी को लीक कर दिया था। अगर ऐसा कुछ किसी अन्य पत्रकार ने किया होता, किसी अन्य दल के नेता ने किया होता, तो अब तक जेल में होता। और आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि निशिकांत दुबे की आलोचना हो रही थी। किस बात को लेकर आलोचना हो रही थी कि 15 दिन पहले सुरक्षा में, पूरी सुरक्षा में इनकी शादी को लेकर एक जश्न हुआ था, एक एनिवर्सरी हुई थी। लोगों ने सवाल उठाया कि भाई, तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी को लेकर तो सुरक्षा है, मगर जो लोग बैसरण गए उन्हें एक पुलिसकर्मी तक नहीं। तब यह व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी अनर्गल बोलने लगा। और उस अनर्गल में इसने क्या प्रोपेगेंडा फैलाया? वो ये कहा कि भाई, केसी वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कश्मीर में पीएसी की बैठक करवाई।
सबसे बड़ी बात, एक शादी की एनिवर्सरी और एक संसदीय समिति की बैठक में जमीन आसमान का फर्क है। उससे भी बड़ी बात, अगर एक संसदीय समिति की बैठक कश्मीर में हो रही है तो इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती है। आप कश्मीरियों को एक संदेश दे रहे हैं नॉर्मल सी का, कि सब कुछ सामान्य है। वो आप संदेश दे रहे हैं, मगर यह व्यक्ति पहले ट्वीट करता है केसी वेणुगोपाल के खिलाफ, मगर बिल्कुल सावरकर अंदाज में उसे हटा देता है। मगर उसका जो गुर्गा है, जिसका नाम सिन्हा है, उसने जानकारी लीक कर दी हमारे सैनिकों के बारे में। अब तुमने अगर डिलीट कर भी दिया, उसे हटा भी दिया, तो कौन सा महान काम कर दिया? द डैमेज इज ऑलरेडी डन। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त देशद्रोही की तरह कौन काम कर रहा है? आप पूरी फहरिस्त बनाइए, किस पार्टी के किस नेता ने पाकिस्तान का साथ दिया, बताइए ना। कोई सरकार से सवाल पूछता है, आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं, मगर यहां पर कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो साफ तौर पर राजद्रोह है, देशद्रोह है। क्योंकि मुझे बताइए, जब ऐसे हालात हों, जब 26 लोग एक आतंकवादी हमले में मारे गए हों, और अगर कोई सैनिकों की जानकारी लीक कर दे, तो यह सोचना पड़ेगा ना। और सबसे बड़ी बात, जिस सिन्हा की मैं बात कर रहा हूं, यहां आप देख सकते हैं, पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी इसका इंटरव्यू कर रही है, जिसके अंदर यह कांग्रेस को गाली दे रहा है। यह कौन है आरजू काजमी? इसी के बारे में याद कीजिएगा, कल मैंने आपको बतलाया था। यह जो है हमारे सैनिक अभिनंदन का मजाक बना रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बता रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में खून दिखा रही थी। यह सब इसने किया। और इसी आरजू काजमी के साथ भाजपा का यह पुछल्ला आईटी सेल का गुर्गा इंटरव्यू कर रहा है। अगर किसी और पाकिस्तानी पत्रकार के साथ किसी ने इंटरव्यू दिया होता, तो आपको अंदाजा है कितना बवाल मचता। सामान्य हालात में भी मुझसे कई बार पाकिस्तान के पत्रकार संपर्क करते हैं, वो चाहते हैं मेरा इंटरव्यू करें, मगर मैं किसी भी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू नहीं देता, कभी नहीं देता। मुझे जो बात कहनी है, मैं अपने मंच पर कहूंगा, बेबाकी से कहूंगा। मुझे जो सवाल इस सरकार से करना है, मैं किसी विदेशी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं हूं। मैं ये बात अपने मंच से कहूंगा, तथ्यों के साथ कहूंगा, उससे जुदा होकर नहीं कहूंगा। मगर यहां पर कभी कोई सेना की जानकारी लीक कर रहा है, कभी कोई अनर्गल बात कर रहा है, यही सब चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह का सामने आना बहुत जरूरी है। उमर अब्दुल्ला माफी मांग चुके, मगर आप खामोश हैं, और आपकी खामोशी इसीलिए भी खटक रही है क्योंकि याद कीजिएगा, जब सर्वदलीय बैठक होती है तो अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह यह कहते हैं कि भाई, बैसरण जाने की इजाजत पर्यटकों को नहीं थी, जो टूरिस्ट सेंटर्स थे वो खुद अपने दम पर ले गए, जो अपने आप में गलत जानकारी है। क्योंकि बैसरण जाने के लिए किसी भी तरह की कोई इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। 35 रुपए दीजिए, आप जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुप्रिया सुले जो कि सांसद हैं, उन्होंने उस सर्वदलीय बैठक के बाद बताया कि पुणे के टूर ऑपरेटर्स को पता था कि बैसरण आप जा सकते हैं बगैर इजाजत के। यानी कि देश के गृह मंत्री इस बारे में गलत बयानी कर रहे थे। अब अगर इस बारे में देश के गृह मंत्री का कोई और तर्क है तो उन्हें सामने आना चाहिए, मगर वो अब तक खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं इस मन से उनसे सवाल पूछ रहा हूं, उनसे सामने आने के लिए कह रहा हूं, बात रखने के लिए कह रहा हूं, तो क्या यह मेरी गलती है? क्या आप मुझे भी देशद्रोही करार देंगे? बाज आइए इन हरकतों से, बाज आइए उन गालीबाज तेवरों से जो आप कमेंट सेक्शन में दिखाते हैं। मैं सवाल पूछता रहूंगा क्योंकि ये वाजिब सवाल हैं। इन सवालों में ही मेरी देशभक्ति दिखाई देती है। ये सवाल ही राष्ट्र हित हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।